नमस्कार। कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे मूल विधि और संविधान के प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे जिनको हमने अपने बच्चों को व्हाट्सएप के ज़रिए फॉरवर्ड किया था, जिसका वो जवाब देते हैं। नियमित तौर पर ये सवाल आपको भेजे जाते हैं। यूट्यूब पर भी कुछ क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। व्हाट्सएप पर जवाब देना उनका थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है, तो हमने सोचा कि वीडियो के माध्यम से उसमें से कुछ सवालों को आज हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। इसके बाद और भी सवालों की इस तरह की सीरीज बनाएंगे और आपको नियमित तौर पर इसका उत्तर वीडियो के माध्यम से जाता रहेगा। हालांकि हम व्हाट्सएप पर उसका उत्तर बता देते हैं, थोड़ा कुछ हद तक आपको हिंट कर देते हैं कि ये किस सेक्शन में किस चैप्टर में मिलेगा, तो बच्चे वहाँ जा कर के कर्नल एकेडमी के ऐप में तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन आज मैं उसको आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो एक एक करके हम सवालों को देख रहे हैं। देखिए, पहला मूल विधि का प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम जो है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दो कथन दिए गए हैं। कुछ परिस्थितियों में अधिकतम 20 सप्ताह के गर्भ का गर्भपात कराया जा सकता है। दूसरा है कम से कम 2 चिकित्सक की सहमति अनिवार्य होती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलता हूँ। आमतौर पर गर्भ का लिंग परीक्षण नहीं कराया जाता सामान्य परिस्थितियों में। दूसरी बात है कि गर्भ का समापन यानी गर्भपात भी नहीं करवाया जा सकता, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ हैं जैसे गर्भवती महिला का जीवन जोखिम में पड़ जाए, उसके जीवन को संकट हो, बच्चे के विकलांग रूप में जन्म लेने का खतरा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में उस बच्चे का यानी उसको बाहर निकाला जा सकता है, गर्भपात कराया जा सकता है। इसके लिए ये सवाल पहले नंबर पर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आप जो ऐप में भी वीडियो पढ़ रहे हैं या जो पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं उसमें कुछ संशोधन हो गए हैं। यानी कि पहले नियम था कि कुछ परिस्थितियों में 20 सप्ताह यानी अधिकतम 20 सप्ताह के गर्भ का गर्भपात करवाया जा सकता है। इसको अभी हाल ही में संसद ने संशोधन कर दिया है और ये अब 20 सप्ताह की जगह हो गया है 24 सप्ताह। तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रहे, पुरानी किताबें पुराने नोट्स आप पढ़ रहे हैं तो उसमें 20 सप्ताह मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 24 सप्ताह तक के गर्भ का गर्भपात कराया जा सकता है। कम से कम 2 चिकित्सक की सहमति अनिवार्य होती है। ये बिल्कुल सही है, यानी सिर्फ दूसरा कथन सही है, मतलब आपका उत्तर होता है बी। अगले सवाल पर आ जाते हैं। क को देखिए, ये लीगल एप्टीट्यूड जैसा क्वेश्चन है और हालांकि जैसे मैं आपको समझाता हूँ, कई बच्चे हैं जो मूल दरोगा के सिलेबस का जो चौथा पार्ट है रीजनिंग वाला, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है 3 खंडों में बटा हुआ है, तो जो पहला खंड है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक दिए गए हैं कि उनको कन्फ्यूजन होता है कि ये रीजनिंग का पोर्शन है या फिर ये विधि का पोर्शन है। वास्तव में वो लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है, यानी आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसको आप सॉल्व करते हैं और उन सवालों का जवाब आपको मुख्य मूल विधि का जो सेक्शन है उसकी तैयारी करने पर ही मिल सकता है। आप इस प्रश्न को उस रूप में समझ सकते हैं। जैसे क को सड़क पर 500 रुपये का एक नोट दिखाई देता है, यानी 500 रुपये का नोट पड़ा हुआ है जो किसी के कब्जे में नहीं है। वह उस नोट को उठा लेता है, सामने एक टी स्टॉल पर जाता है और उसी पैसे से खुद वह अपने एक दोस्त को कॉफ़ी पिलाता है। बचे हुए पैसे को वह एक मंदिर में चढ़ा देता है। कौन सा अपराध करता है? आमतौर पर ये घटना सभी लोगों के साथ हुई होगी। आपके साथ भी ऐसी घटनाएं जीवन में हुई होंगी, नहीं हुई हैं तो आगे हो सकती हैं। लगता है कि बड़ी सामान्य सी बात है और इसमें कोई अपराध नहीं है। जब ये सवाल हमने दिया तो ज़्यादातर बच्चों ने इसका उत्तर दिया कि कोई अपराध नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो हर कोई अपराधी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के तहत यह एक आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध होता है, यानी कि कोई भी संपत्ति
जो किसी के कब्जे में नहीं है उसको आप ले लेते हैं तो आप अपराध करते हैं। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई स्वामी है या वो किसी के कब्जे में नहीं है। ज़रूरी सिर्फ इतना है कि वह संपत्ति आपकी नहीं है, तो आप उसे नहीं ले सकते हैं। अगर उस संपत्ति को आप सिर्फ इसलिए लेते हैं कि उसके मालिक का या कब्जाधारी का पता चलने के बाद हम उसे देंगे, तो आप अपराधी नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उसे आपने अपने लिए इस्तेमाल किया तो आप आपराधिक दुर्विनियोग के दोषी हो जाते हैं। अब इसमें कई बच्चे प्रतिरूपण द्वारा छल या न्यास भंग ऐसा कुछ कह रहे थे। तो प्रतिरूपण द्वारा छल धारा 416 में आता है। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपने को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करके किसी के साथ धोखा करे तो उसको प्रतिरूपण द्वारा छल कहा जाता है। जैसे आप वर्दी पहनिए और दूसरे के सामने प्रकट करिए कि आप सब इंस्पेक्टर हैं और उससे छल कीजिए, उसके साथ धोखा कीजिए, तो इसको प्रतिरूपण द्वारा छल कहा जाता है। न्यास भंग का मतलब होता है, धारा 405 में है ये आईपीसी के। न्यास भंग का मतलब होता है कि कोई संपत्ति जब आपको रखवाली के लिए दी जाती है, विश्वास पर दी जाती है, न्यास को अंग्रेजी में ट्रस्ट कहते हैं और ट्रस्ट को आप विश्वास भी कहते हैं, उसके लिए आपकी फीस वगैरह तय होती है। लेकिन अगर उस संपत्ति का आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी अन्य के लिए इस्तेमाल होने देते हैं जानबूझ करके, तो इसे न्यास भंग कहा जाता है। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो है आपराधिक दुर्विनियोग। बहुत डिटेल में जानना है तो इस पूरे टॉपिक को आप जाकर कर्नल एकेडमी ऐप के अंदर पूरा रिकॉर्डेड मौजूद है, आप उसे पढ़ सकते हैं। मूल विधि का अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कितने प्रकार की उपहति को घोर उपहति की श्रेणी में रखा गया है? उपहति का मतलब होता है चोट। 320 में गंभीर चोट के बारे में बताया गया है, यानी कि किसी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाना, कोई रोग देना या किसी भी प्रकार की चोट कारित करना, ये तो एक चोट हो, यानी कि चोट हो गई, हर प्रकार की चोट। उन सभी में 8 प्रकार की ऐसी चोट होती है, कंडीशन होती हैं, जिनको घोर उपहति कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ देखिए। अब वो 8 प्रकार की जो चोट है उसको इस सवाल को सॉल्व करते समय डिस्क्राइब करना ज़्यादा समय लेगा, समय की बर्बादी होगी। सीधे आप इसको वीडियो में जा कर के देख लीजिएगा। कारावास के साथ लगाए गए जुर्माने को न दे पाने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होगी? उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि के बराबर उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि का आधा, तिहाई और चौथाई। ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन तो सीधा है, बराबर, आधा, तिहाई, चौथाई। सवाल का मतलब है कि जैसे आपको किसी अपराध के लिए दंडित किया जाता है कारावास से, और उस कारावास के साथ साथ आपको जुर्माना भी लगाया जाता है। जुर्माना दे पाने की स्थिति में आप नहीं हैं तो अतिरिक्त कारावास, यानी उस कारावास के अलावा और कितना कारावास आपको हो सकता है? तो इसका उत्तर है उस कारावास के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि का अधिकतम 1/4। जैसे एक उदाहरण है, मान लीजिए कि आप किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं, आईपीसी धारा 506, तो इसमें 1 वर्ष का 7 वर्ष का कारावास है। कुछ परिस्थितियों में अगर जान से मारने की धमकी नहीं है तो 1 वर्ष का कारावास है। 1 वर्ष का कारावास यानी कि 12 माह होता है। आपको सजा दी जाती है 6 महीने की। इसके अलावा जुर्माना दिया जाता है, और जुर्माना न दे पाने की स्थिति में ये जो 12 माह अधिकतम कारावास है उस अपराध के लिए उसका 1/4 यानी कि अधिकतम 3 माह तक का कारावास आपको अतिरिक्त रूप में दिया जा सकता है। यानी जो अपराध आपने किया था उस अपराध में अधिकतम जितनी सजा होती है उसका 1/4 आपको तब बढ़ा दिया जाएगा जब आप जुर्माना देने में असफल होते हैं। ध्यान रहे,
अधिकतम 1/4, इससे कम दिया जा सकता है। एक अमेरिकन महिला दिल्ली से एयर इंडिया की जहाज से यात्रा आरंभ करती है। रास्ते में जहाज में ही पाकिस्तानी वायु क्षेत्र में वह एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे का जन्म किस देश में हुआ माना जाएगा? इस सवाल का उत्तर देते हुए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि उनसे नागरिकता पूछी जा रही है कि बच्चे की नागरिकता कहाँ की होगी। और यही दिक्कत है कि छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, इससे आपका सवाल गलत हो जाता है। सवाल था जन्म किस देश में हुआ माना जाएगा, मैंने नागरिकता नहीं पूछा था उस सवाल में। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इनमें से किसी में नहीं। कुछ बच्चों ने जो ध्यान दिए उन्होंने इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया भारत, कुछ ने इसका उत्तर दिया अमेरिका, क्योंकि वो अमेरिका की नागरिकता दे रहे थे उनको। नागरिकता की तो बात ही नहीं हो रही है। भारत में जन्म कैसे हुआ? देखिए, भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई पोत है या विमान है, वह दुनिया में कहीं भी रहेगा, चाहे समुद्र में रहे, चाहे वो वायु क्षेत्र में रहे, चाहे किसी दूसरे देश के वायु क्षेत्र में रहे, उस विमान पर, उस पोत पर भारत सरकार की ही संप्रभुता होगी। ये बात सिर्फ भारत के लिए ही लागू नहीं होती है, ये बात दुनिया के सभी देशों के लिए लागू होती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किसी भी देश का विमान है या पोत है, वह कहीं भी रहेगा, उस पर उसी देश की संप्रभुता होती है, उसी देश के नियम कानून लागू होते हैं। तो भारतीय विमान में, क्योंकि एयर इंडिया का विमान है तो भारत का है, भारतीय विमान में अगर बच्चे का जन्म होता है तो वह भारत में ही हुआ जन्म माना जाएगा, इसलिए इसका उत्तर है ए, यानी कि भारत। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 499 के अंतर्गत कितनी अपवादित दशाओं में मानहानि का अपराध नहीं होता है? तो इसका उत्तर है सी, यानी कि 10। इसको आप कर्नल एकेडमी ऐप के अंदर मानहानि के टॉपिक में जाकर के पढ़ सकते हैं। 1 घंटे से अधिक का चैप्टर है वो। इस 10 अपवाद को आप पढ़ सकते हैं। अपवाद का मतलब होता है, जैसे सामान्यतः मानहानि आप समझते हैं कि किसी की इंसल्ट करेंगे, किसी की छवि को खराब करेंगे, किसी की छवि को खराब करने वाला कथन करेंगे, प्रकाशन करेंगे या लेख प्रकाशित करेंगे, तो सामान्यतः आप मानते हैं कि मानहानि हो जाती है। पर सभी परिस्थितियों में मानहानि नहीं होती है। कितनी परिस्थितियों में मानहानि नहीं होती है उसी को इसका अपवाद कहा जाता है, और वो हैं 10। यानी कि 10 ऐसी कंडीशन है जब आप किसी की छवि खराब भी करेंगे तो भी मानहानि का अपराध नहीं होता है। इसको आप डिटेल में वीडियो में जाकर के देखिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इनमें से किस या किन पर लागू नहीं होता है? बहुत सारे अधिनियमों में हमने आपको बताया है कि ये अधिनियम कहाँ कहाँ तक लागू होता है, लेकिन ये एक ऐसा अधिनियम है जिसमें शुरू में ही बता दिया गया कि कौन सी चीज़ों पर ये कानून प्रभावी नहीं होता है। पहला दिया गया है परक्राम में लिखित अधिनियम 1881। परक्राम में लिखित अधिनियम वो कानून होता है जिससे आप चेक, पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट को रेगुलेट करते हैं, सरकार जिनसे करती है उसको परक्राम में लिखित अधिनियम कहा जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम, जिससे आप पार्टनरशिप बनाते हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, जिससे आप कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जिसके आप उत्तराधिकारी होते हैं उसको प्राप्त करते हैं। तो साफ तौर पर इस अधिनियम में लिख दिया गया है कि परक्राम में लिखित अधिनियम के अलावा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, कुछ ट्रस्ट से संबंधित अधिनियम हैं, इन पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू नहीं होती है, बाकी सब पर लागू होती है। तो इसका मतलब है 1 और 3 ये आपके सही उत्तर हैं और वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी में। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, इससे सवाल है विशेष न्यायाधीशों की शक्तियों के संबंध में क्या सही है? 2 कथन दिए गए हैं। पहला है अपराधों के विचारण में वारंट मामलों के विचारण व संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपना सकता है। दूसरा कथन है संयुक्त आरोपियों में से यदि कोई मामले के सभी तथ्यों को प्रकट करता है तो वह उसकी सजा को
कम कर सकता है परंतु क्षमादान नहीं दे सकता। तो एक एक पर विचार कर लेते हैं। अपराधों के विचारण में वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया और संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया, ये दोनों अपना सकते हैं। देखिए इसमें धारा 5 के तहत वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया अपना सकते हैं और धारा 6 के तहत संक्षिप्त विचारण भी अपना सकते हैं। धारा 5 में यह भी कहा गया है कि संयुक्त आरोपियों में से, यानी कि अगर आरोपी एक से अधिक हैं, उसमें से कोई सरकारी गवाह बनना चाहता है, मामले के सभी तथ्यों को प्रकट करता है न्यायाधीश के समक्ष, तो न्यायाधीश उसे क्षमादान दे सकता है। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, क्षमादान नहीं दे सकता, इसलिए दूसरा कथन हो जाएगा गलत और सिर्फ एक सही होगा। मोटरयान अधिनियम से सवाल है। मोटरयान अधिनियम में 2019 में बहुत भारी भरकम संशोधन हुए हैं, यानी कि जो पूरा अधिनियम है उसमें सिर्फ 147 पेज में सिर्फ संशोधन दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बदलाव हुआ होगा। और 1-1.5 साल पहले आप देख भी रहे थे कि ट्रैफिक सिग्नल को लेकर के या चालान को लेकर के कितना विवाद मचा हुआ था पूरे देश में। तो इससे सवाल आना स्वाभाविक सी बात है। उसी अधिनियम का ये क्वेश्चन है और ये संशोधित 2019 को मिला करके है। भारी माल वाहन की चालन अनुज्ञप्ति का मतलब होता है ड्राइविंग लाइसेंस, प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आप कितनी उम्र में प्राप्त कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 18 वर्ष। बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर हमें 18 वर्ष ही दिया था, क्योंकि आमतौर पर लोगों को लगता है कि वो हर मामले में 18 साल में बालिग हो जाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 18 वर्ष की आयु में आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भारी माल वाहन जैसे ट्रक है, बस है, यानी कि 12,500 किलोग्राम से अधिक के जो वाहन होते हैं उनको भारी माल वाहन कहा जाता है। और उसको चलाने के लिए आपको जो लाइसेंस मिलेगा उसके लिए आपकी उम्र कम से कम होनी चाहिए 20 वर्ष। सामान्यतः लाइसेंस आपको मिलता है 18 वर्ष में, जो छोटे वाहन होते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित होने वाले अनुच्छेद हैं। देखिए जनवरी 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ था और अब तक 104 ही संविधान संशोधन हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात, इसके जरिए क्या किया गया कि संसद में जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन होता था, उनके मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब उसके आधार पर आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर बदलाव हुए। तो संसद में 2 आंग्ल भारतीय का जो मनोनयन होता था वो अनुच्छेद 331 से होता था, इसका मतलब इसमें संशोधन हुआ। अनुच्छेद 333 से विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय का मनोनयन होता था, वो भी समाप्त हुआ, इसका मतलब संशोधन इसमें भी हुआ। अनुच्छेद 334 में ये प्रावधान किया गया था कि लोकसभा में SC ST और आंग्ल भारतीयों के लिए रिजर्वेशन किया जाएगा। तो आंग्ल भारतीयों का रिजर्वेशन जब समाप्त किया गया 331 और 333 में, वो SC ST के लिए रह गया। तो इसका मतलब है 334 में भी हमें संशोधन करना होगा, क्योंकि उस 334 में दिए गए आंग्ल भारतीय शब्द को हटाना पड़ेगा, तभी ये प्रावधान 331 और 333 का लागू होगा। यानी कि ये भी है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब सी ऑप्शन सही होगा। 1, 2 और 3 सही है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से फिर एक सवाल है, विशेष न्यायाधीश की शक्तियों के संबंध में क्या सही है। ये तो क्वेश्चन रिपीट कर गया है यहाँ पर, कोई बात नहीं है, इसके हम आगे बढ़ जाते हैं। विचार कीजिए, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई कर शांति भंग करते हैं तो उसे बलवा का अपराध कहा जाता है। तो सवाल तो यहीं से मिल रहा है आपको, क्या बलवा इसको कहा जाएगा जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करेंगे?
इसमें दो अपराध होते हैं, एक होता है बलवा और एक होता है दंगा। बलवा का मतलब होता है 5 या उससे अधिक लोग जो विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, अगर वह हिंसा करते हैं तो इसे बलवा कहा जाएगा। और दंगा का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यानी 2 पक्ष किसी सार्वजनिक स्थल पर मिल करके आपस में लड़ाई करते हैं जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती है, तभी दंगा होगा। अगर सार्वजनिक शांति भंग नहीं होती है तो दंगा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर आप एक भरी मार्केट में दोपहर में जब पब्लिक वहाँ पर है, 2 लोग लड़ाई करिए, अगल बगल के लोग आतंकित हो जाएं, तो इसको दंगा कहा जाएगा। लेकिन 2 बजे रात को जाइए जब कोई वहाँ नहीं है, बिल्कुल शांति है, आप उतनी ही लड़ाई करिए तो वह दंगा की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या पक्षकार अगर सार्वजनिक स्तर पर लड़ाई करें और उससे शांति भंग हो तो वो दंगा का अपराध होगा, यानी बलवा नहीं होगा, दंगा होगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। दंगा का अपराध होने के लिए हिंसा में कम से कम 5 व्यक्तियों का होना जरूरी है, ये भी गलत है, क्योंकि दंगा का अपराध होने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। बलवा के अपराध के लिए 5 व्यक्ति कम से कम होने चाहिए। मतलब कि दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं। यह की सहमति के बिना यह की भूमि पर लगे वृक्ष को बेईमानी से लेने के आशय से क उसे काट डालता है और वृक्ष जमीन पर गिर जाता है, परंतु क वृक्ष को ले नहीं जा पाता। क ने अपराध किया है चोरी, चोरी का प्रयत्न, लूट, लूट का प्रयत्न। इसको आप लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में भी रख सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये। ज़्यादातर करीब 90% बच्चों ने इस सवाल का जवाब हमें दिया था चोरी का प्रयत्न, जबकि ये चोरी का प्रयत्न नहीं है, ये है चोरी। पूरा टॉपिक पढ़िएगा एप्लीकेशन में तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति के कब्जे में अगर कोई संपत्ति है और उसकी सहमति के बिना बेईमानी पूर्व आशय से ले जाने के लिए आप उस संपत्ति को ले जाते हैं, यानी उसके कब्जे से बाहर निकाल देते हैं, तो यह चोरी का अपराध होगा। ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन ये था कि वो पेड़ तो कट गया पर ले नहीं जा पाया, इसलिए चोरी तो हुई नहीं, पर ऐसा नहीं है। जब वो पेड़ खड़ा था तो उसका उपयोग जिस प्रकार से यह कर रहा था, क्या कटने के बाद वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि वो पेड़, वो वृक्ष यह के कब्जे से बाहर चला गया है। चोरी के अपराध में ये नहीं बताया गया है कि किसी वस्तु को वह कितनी दूर तक ले जाएगा, इसलिए जैसे ही वृक्ष जमीन से अलग होगा चोरी का अपराध हो जाएगा। ये चोरी है। सही कथन का चयन कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होगा, अन्यथा आपातकाल समाप्त हो जाएगा। ये तो गलत है। 30 दिन के भीतर अनुमोदन होना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदनों में 6 माह के भीतर पूरी होनी चाहिए। ये भी गलत है। एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए, यानी कि एक ही सत्र में महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। पहली बात यहाँ पर है 30 दिन के भीतर अनुमोदन होना चाहिए। 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन। अगर इस दौरान लोकसभा विघटित हो जाती है तो राज्यसभा का अनुमोदन। नई लोकसभा गठन होने के बाद पहली बैठक से 30 दिन के भीतर फिर से उसका अनुमोदन होना चाहिए, जबकि यहाँ दिया है 2 माह, इसलिए दोनों कथन गलत हैं, यानी कि ये आपका उत्तर सही है। तो यहाँ तक कुछ प्रश्न थे जिनको मैंने सॉल्व करा दिया है। आगे मैं और भी प्रश्नों को इस तरह से वीडियो बना करके सॉल्व करा दूंगा। आप कर्नल एकेडमी ऐप से जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, नंबर दिया हुआ है इसमें, ताकि आपको भी ये सवाल मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।